मित्रों नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। स्वागत है आपका हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज मैं बात कर रहा हूं नेपाल में एक बीमारी जो पश्चिम से ही आया हुआ है, यहाँ पॉपुलिज्म किस तरह फैल रहा है, इसकी चर्चा मैं करने जा रहा हूँ। यहाँ के राजनेता हो चाहे जिस किसी भी क्षेत्र में हो, नेतृत्व लेने की होड़ में वह सस्ता प्रख्याति, चीप पॉपुलैरिटी किस तरह गेन करे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और अधिकांश नेताओं में यह पाया गया है कि वह चीप पॉपुलैरिटी प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। मैं आपको बता दूं, इस बीच में एक कांतिपुर में भी एक आर्टिकल आया है जगदीश्वर पांडे जी का। उन्होंने भी अनुसंधान किया है, काफ़ी अनुसंधान है इसमें। लेकिन लोगों का मानना क्या है, नेपाल में चीप पॉपुलैरिटी किस तरह गेन की जाती है, तो उसका बताया जाता है कि जिन नेताओं से पूछा गया है, जिन लोगों से, विद्वान वर्गों से, सबका एक ही कहना है कि उग्र राष्ट्रवाद, जो यह बहुत पहले से था पॉपुलिज्म, लेकिन नेपाल में पिछले 30 साल का अगर हम इतिहास देखते हैं तो पॉपुलिज्म बढ़ रहा है। 30 साल से यह रोग ज़्यादा बढ़ रहा है। लोग काम नहीं करते हैं, काम करने से भागते हैं, लेकिन नारा देने में वो आगे होते हैं। और उसमें जब भी नेपाल में देखा गया है, एक अध्ययन से पता चला है कि उग्र राष्ट्रवाद, ये सभी नेपाली विद्वानों का कहना है। लेकिन मैं मानता हूं कि खास करके ये विद्वान छिमेकी मतलब पड़ोसी राष्ट्र कहते हैं। पड़ोसी राष्ट्र में ये चीन भी आता है, भारत भी आता है। लेकिन नेपाल में पॉपुलिज्म जो है वह उग्र राष्ट्रवाद तो है ही, लेकिन भारत विरोधी उग्र राष्ट्रवाद है। मेरा यह मानना है कि उग्र राष्ट्रवाद कभी भी, चीन के खिलाफ अभी इतना हल्ला हो रहा है, लोग सड़क पर हैं, लेकिन यहाँ के लोग जो रोड पर आते हैं वो नहीं आ रहे हैं। मैं आपको इसका उदाहरण दे दूं कि इस बीच में जो चीन द्वारा नक्शा जारी किया गया है, मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया और उस वीडियो में रखा था इसकी बातें। चीन के नक्शा संबंधी बातों को मैंने उसमें उल्लेख किया था, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जो नक्शा जारी किया गया है चीन द्वारा, इसमें लिपियाधुरा, लिपुलेख जैसे जगह को नहीं रखा गया है, यानी कि नेपाली में उसको चुच्चे नक्शा कहते हैं, उसको शामिल नहीं किया गया है। हालांकि ये चीन क्यों नहीं किया है, उसका एक आया है कल ही 2 दिन पहले, हमारे विदेश मंत्री साउद साहब एक समारोह में स्पष्ट कर दिए कि ये नक्शा रखने के संबंध में नेपाल सरकार से कोई भी पत्राचार नहीं हुआ है। ये विदेश मंत्री जी का कहना है। तो आखिर पत्राचार नहीं हुआ तो ये नक्शा क्यों पारित करवाया गया ये हमारे संसद में? जी हाँ, निस्संदेह उस समय ओली साहब की सरकार थी और इस तरह इस पॉपुलिज्म उन पर सवार हुआ कि इस पॉपुलिज्म को लेकर वार्ता करना तो दूर, और लेकिन उन्होंने सभी एजेंडा तैयार करके संसद में पेश करके और संसद से पास करवा के अपनी प्रख्याति हासिल की। और देश को जैसे कि अब उग्र राष्ट्रवाद का नारा दिए, उससे लोगों की सहानुभूति उन्होंने बटोरी ओली साहब ने।
हालांकि ये अभी आकर क्लियर हो रहा है कि इसका मतलब है कि उनके मन में भी था कि ये चीज हम पास नहीं करवा सकते हैं, चूंकि जो चुच्चे नक्शा लाकर रखा गया उस पर वार्ता तो हुई ही नहीं भारत सरकार से, लेकिन आपने उसको पास कर दिया। तो ये तो दिमाग में था उनको कहीं ना कहीं विश्व समुदाय से भी इसकी मान्यता नहीं मिलेगी। हालांकि यूएनओ कहीं और जगह से कहीं इनका पत्र नहीं मिल रहा है, लेकिन उन्होंने संसद में ये पारित करवा दिया। अभी कल भी नेपाल के संसद भवन में इस पर चर्चा उठी कि इसका कागज कहाँ है। प्रदीप गवाली जो उस समय विदेश मंत्री थे वो कह रहे हैं कि हम कागजात पेश किए, वर्तमान विदेश मंत्री कह रहे हैं कोई कागजात ही नहीं है। तो इसका मतलब जो नेपाल का हमारा मुद्दा जो था वो मुद्दा ही गलत था। बिना वार्ता का कोई आपका जमीन, हम ही लोगों का अगर जमीन कोई ले लेता है तो हम जबरदस्ती हड़प लेंगे कि उससे वार्ता करेंगे और उसके बाद हम कोई समझौता पर पहुंचेंगे। तो समझौता तो दूर, लेकिन पहले हमारा नक्शा पास हो जाना चाहिए। तो नक्शा दिखाकर हम क्या किए, कुछ लोगों की सहानुभूति हम जरूर बटोर लिए। ये इसी को एक उग्र राष्ट्रवाद, जो नेपाली विद्वान का कहना है, यही एक उग्र राष्ट्रवाद का नारा देकर पॉपुलिज्म नेपाल में हावी है। मैं इस पॉपुलिज्म के बारे में जो जगदीश्वर पांडे जी का इस कांतिपुर में है उसका मैं कई उदाहरण आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। इसमें उन्होंने बात किया है डॉक्टर लोकराज बराल जी से और नेपाली कांग्रेस के नेता प्रदीप पौडेल जी से, एक शर्मा जी विश्लेषक है उनसे भी, और बराल जी का भी मानना है इस संबंध में कि नेपाल में जब भी उग्र राष्ट्रवाद को अगर हम उठा देते हैं तो कुछ लोग उसके पीछे जरूर आ जाते हैं, लेकिन करने के लिए वह कुछ नहीं कर पाता है कि गरीब का नाम लेकर, कभी जनजाति का नाम लेकर, पिछड़ा वर्ग का नाम लेकर हम इसको उछालते हैं जो उसका ध्यान हमारे तरफ आ जाए। यही बराल जी का भी मानना है। उन्होंने आगे एक उदाहरण दिया है कि इसमें इनका हमारे वालेन साहब का मैं बता दूं, बराल जी से पहले कल ही एक ट्विटर पर आया है कि मैं वही आपको पढ़कर बता रहा हूं, जिसमें कहा गया है कि वालेन शाह ने जो एक बार ये आक्रोशित प्रतिक्रिया दिया कि हम सिंह दरबार में आग लगा देंगे, तो यह प्रतिक्रिया के पीछे लग रहा है कि थोड़ा सा झलक पारस शाह का झलक लग रहा है। ये विचार है हमारे पंकज दास, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका, कि वालेन शाह के इस बीच में जो एक्टिविटी हो रही है उसमें सिंह दरबार में आगो लगाई दिन छू, अदालत को आदेश हम नहीं मानेंगे, अदालत द्वारा दिया गया आदेश नहीं मानेंगे, न्यायाधीश भारत के गुलाम हैं, ग्रेटर नेपाल का नक्शा वो अपना पीछे ले जाकर लगा देना, हिंदी सिनेमा पर रोक, ये सब क्या है कि इनके जो पंकज दास का कहना है कि सत्ता के नशा में चूर वालेन का सभी हरकत, हरेक बोली, हरेक शब्द अहंकार का गंध दिख रहा है, उनके द्वारा जो बोली गई है बात। इसी तरह हमारे ये बराल साहब का भी मानना है कि आदि पुरुष चलचित्र के बाद जो वालेन ने सीधा चलचित्र पर प्रदर्शन ही रोक लगा दिया काठमांडू में सभी हिंदी चलचित्र पर, ये क्या था, ये पॉपुलिज्म का एक उदाहरण। उसने न्यायाधीश को कह दिया कि हम तुम्हारा बात ही नहीं मानेंगे। एक मेयर है। अब आप इनकी बात सुन लीजिए, जो 2 दिन पहले की बात है। इनकी पत्नी हॉस्पिटल से आ रही थी, रात में सरकारी गाड़ी पर हॉस्पिटल से आकर बीच में
प्रहरी पुलिस द्वारा चेकिंग किया गया और उस चेकिंग में उनको 2 मिनट रोका गया। 2 मिनट रोकने के प्रतिक्रिया में बालेन ने कल होकर एक ट्विटर पर पोस्ट रखा। वह पोस्ट में यही रखा कि अब आज दिन से नगर पालिका की कोई भी गाड़ी को रोका गया तो मैं सिंह दरबार में आग लगा दूंगा। ये सेंटेंस है। हालांकि अब बता दें कि वह सेंटेंस एक दिन में ही कम से कम 5-6 लाख से ऊपर लोग देख लिए। ऐसे ही शेयर भी हो गया, कल तक उसका पूरा शेयर था, लेकिन उनकी खिंचाई भी बहुत हुई कि सिंह दरबार तो आखिर पूरा नेपालियों का एक केंद्र है, जहाँ की प्रधानमंत्री से लेकर सभी मंत्री वहाँ रहते हैं, और उसको ये आक्रोश में आकर कह बोल दिए कि हम आग लगा देंगे। यही बात जब थोड़ा गंभीरता से बोलते कि हमारी पत्नी आ रही थी, पत्नी प्रेग्नेंट थी, पत्नी 1 हफ्ता पहले 2 बच्चा का जन्म दिया, एक बच्चा का डेथ हो गया, दूसरे बच्चा को देख कर आ रही थी, तो पुलिस रोक दिया गया, पुलिस द्वारा रोका गया। ये बात अगर सही तरीका से बोले रहते तो उनके प्रति लोगों की सहानुभूति कुछ ज़्यादा ही हो जाती, लेकिन उन्होंने सीधे वक्तव्य दे दिया कि मैं सिंह दरबार में आग लगा दूंगा। अरे भाई, तुम कहाँ के होते हो? तुम भी नेपाल के ही हो ना। सिंह दरबार में आग लगा दोगे, ये तुम्हारे बस की बात तो रह नहीं। हालांकि जब सरकारी पक्ष ने उन्हें सचेत करवाया है, उसके बाद उन्होंने आज फेसबुक से अपना यह और ट्विटर से इसको वापस कर लिया है। तो कहने का मतलब पॉपुलिज्म नेपाल में इसी तरह हावी है, जो नया इनके इससे पहले आप आइए, जो सबसे पहले अगर हम इतिहास देखते हैं तो हम वर्तमान प्रधानमंत्री जब यह पुष्पकमल दाहाल पहली बार प्रधानमंत्री बने 2066 ज्येष्ठ 11 गते, तो उनको राजीनामा देना पड़ा और रिजाइन जब इस्तीफा दे दिए, और किस कारण इस्तीफा दिए वो अलग बात है, लेकिन इस्तीफा देने के बाद जब पुराना बानेश्वर के चौक पर आकर वो भाषण देते हैं कि और सीधा प्रचार यह कि अब केवल दिल्ली में मालिक से बात होगी, उन्हीं का ये पुष्पकमल दाहाल जी का है प्रधानमंत्री के बाद, जो दिल्ली में मालिक से वो बात करेंगे। लेकिन वो मालिक से तो बात हुई नहीं। हाँ, लेकिन यह रोग फिर उन्हीं से ट्रांसफर हुआ। यह नया नेता के रूप में उभरे हमारे ये रवि लामिछाने ने जब उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से राजीनामा दिया, तो पिछले वर्ष माघ 22 गते उनके राजीनामा के बाद उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब को ही ललकारा, और पता नहीं कहां से राजीनामा उनको अपने कारण से देना पड़ा, लेकिन वो आकर सीधा कहते हैं कि अब 1 to 1 कूड़ा करने, मतलब अब आमने सामने बात करेंगे। और मोदी जी को कहा, मोदी जी आप कहाँ बात करेंगे? धारचूला में बात करेंगे, दिल्ली में करेंगे या काठमांडू में करेंगे? तो ये ललकार था उनका रवि लामिछाने जी का। लेकिन न तो धारचूला में बात हुई, न दिल्ली में हुई, न काठमांडू में हुई। अब हुई तो 1 साल बाद 2 दिन पहले, जो आप देखे होंगे, तो उनके कार्यालय में हमारे लैंचौर से महामहिम भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव जो कटसी भेंट होता है, उस भेंट के जरिए उनसे कार्यालय में बात हुई। तो ये रवि लामिछाने जी की जो ललकार है, सो मोदी साहब को ललकारा, लेकिन उनको कहीं एक विदेश मंत्री से भी बात करने का मौका नहीं मिला। अंत में वो अब खुश हो गए होंगे कि लंच और उनके घर जाकर
उनके ऑफिस में जाकर जो एक फॉर्मेलिटी निभाई गई है। और यही रवि लामिछाने जी का यही रोग यहीं से ट्रांसफर हुआ बालेन, जो बालेन हर चीज में यही अहंकार दिखाते हैं। अब इसमें हमारे प्रदीप पौड़ेल जी का मानना है, मैं उन्हीं की पंक्ति आपको बता रहा हूँ। पौड़ेल का अनुसार अहिले कायम भएको पपुलरिटी चाहिँ आफूले काम गरेर भन्दा पनि अरूले बिगारेको विषयमाथि प्रश्न उठाएर भएको देखिन्छ। जी हाँ, मानने ये चीज क्या है कि अपने काम जो करेंगे वह नहीं, लेकिन दूसरे को जो बिगड़ा हुआ चीज उसको उछालना, जो बिगाड़ सकते हैं वह कहकर अपनी पॉपुलैरिटी गेन किया जा रहा है। अब यही बात अगर हम पॉपुलिज्म की बात करते हैं तो इस खेल में सबसे ज्यादा नाम अगर आ रहा है तो पॉपुलिज्म में केपी शर्मा ओली जी का ही आ रहा है। उन्होंने इस तरह भजाया है देश में कि एक नंबर में अगर देखा जाए तो पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जी हैं, और उसके बाद आता है तो पुष्प कमल दहाल जी का नाम भी आ रहा है। और आपको बता दें कि इसके बाद अगर लिया जाए तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराई जी भी कम नहीं है। ये एक संयुक्त जन मोर्चा का नेतृत्व कर रहे थे और 2052 साल में सरकार को 40 बूंदे ज्ञापन बुझाए थे, और 40 बूंदे ज्ञापन में ऐसा मांग रखा गया था जिसमें था कि 1950 की संधि को खारिज कीजिए, जिसमें महाकाली संधि जो किया था उसको रद्द करने की मांग थी, गोरखा भर्ती बंद करने की मांग थी, और बाबूराम भट्टराई जी ने ललकारा था कि भारत के विरुद्ध अब सुरंग युद्ध होगा। अब सुरंग युद्ध करने के लिए इन्होंने चुनौती दी थी। अब वह सुरंग युद्ध ये ज्ञापन पत्र देकर प्रचंड के साथ मिलकर ये 10 वर्ष नेपाल को जनयुद्ध में धकेल दिया। फिर बात हुई और फिर बाबूराम भट्टराई जी 10 वर्ष बाद नेपाल के संसदीय समिति में आए, नेपाल में प्रधानमंत्री भी बने, और सबके बाद आखिर इनको जो मिला वो आप लोगों के समक्ष है। ये पुराने पीढ़ी की है। और दूसरा में एक और नाम आ रहा है जो नेपाली कांग्रेस के अभी कानून मंत्री हैं, धनराज गुरुङ। पॉपुलिस्ट राष्ट्रवाद में जोड़ने के लिए इनकी भी एक बार मांग उठाई गई थी। जब ये नहीं थे मंत्री उस समय स्यांगजा में एक मुस्लिम स्यांगजा मुस्लिम संघ का समारोह हुआ था, तो मुस्लिम संघ के मंच पर जाकर इन्होंने ललकारा था और इन्होंने स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह किया था और उन्होंने कहा था कि भारत में सीधा नरेंद्र मोदी से भी वार्ता की जानी चाहिए और उसमें लिम्पिया धूरा, लिपू लेक और काला पानी के संबंध में मोदी से बात होनी चाहिए और किसी से बात होने पर ये नहीं हो सकता। इसी तरह का टिप्पणी गुरुङ साहब का था उस समय। हालांकि वो गुरुङ साहब अब अभी मंत्री हैं, कानून मंत्री हैं, लेकिन ये पॉपुलिस्ट नारा अभी गौन है। तो नेपाल में किस तरह पॉपुलिज्म हावी है, मैं इसकी चर्चा और इसका कुछ उदाहरण और खास करके जो ये नेताओं का इसमें बयान है उसको मैंने आपके समक्ष रखा। मित्रों, आपको कैसा लगा जरूर आप अपनी प्रतिक्रिया हमें भेजें। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हाँ, हमारा यह YouTube चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद, आभार, नमस्कार।